दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। घास लादना, घास खाना और अपने खूंटे पर जाके सो जाना। जिंदगी इससे सादा और क्या हो सकती है। और इस दुनिया में अधिकांश लोग इससे अधिक चाहते भी क्या हैं। इस निर्दयी आसमान की चाल को क्या कहिए कि मेरी कुछ दिनों की यह शांति भी उसे सहन न हुई। पहली मुसीबत यह आई कि गवर्नमेंट ने जनता के लिए बंबई में खालिश दूध सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ी डेयरी आर्य कॉलोनी के नाम से चालू कर दी। समस्त विपत्तियां इसी प्रकार के नेक इरादों से आरंभ होती हैं। अब भला बंबई में खालिश दूध की किसे आवश्यकता थी। बंबई के वीर निवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम का सारा युद्ध ईरानियों की चाय और ग्वालों का आधा दूध और आधा पानी पीकर लड़ा, जीता और जिंदा रहे। उनके लिए खालिश दूध हासिल करने का अर्थ इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि उन्हें व्यर्थ में ही निरंतर संघर्ष और लड़ाई के लिए उकसाया जाए। अतएव जिस दिन से मुंबई में आर्य कॉलोनी की नींव पड़ी, उसी दिन से संयुक्त महाराष्ट्र का किस्सा भी शुरू हो गया। आखिर आम लोगों को खालिश दूध पिलाकर वे और क्या आशा कर सकते हैं। यह ईरानियों की चाय ही थी जो महाराष्ट्र और गुजरात में तालमेल पैदा किए हुई थी, वरना दूध तो सदा विभाजित करता है। पहले तो पंजाब को ही ले लीजिए, दूध पीने के अभ्यस्त थे, इसलिए विभाजन हो गया। अपराध दूध का था और अपराधी ठहराया जाता है बेचारे अंग्रेजों को। हालांकि साहब, दूध में ऐसी शक्ति है कि यदि आप कुछ न करें, उसे घंटों के लिए किसी बर्तन में अकेला छोड़ दें तो स्वयं ही विभाजित हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी अलग। मानव इतिहास में इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से बड़े दूर के परिणाम निकलते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि यदि मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान के बजाय चीन पर हमला किया होता तो आज पाकिस्तान चीन में होता। यदि नेपोलियन पानीपत में पैदा हुआ होता तो वाटरलू की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय न होती। यदि कोलंबस की नाव समुद्र में डूब जाती तो अमेरिका का कभी पता न चलता और बेचारा कोलंबस अपने मुंह से गालिब का यह मिसरा न दोहराता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता। इसी कारण मैं भी कहता हूं कि यदि आर्य कॉलोनी न बनती तो महाराष्ट्र का पृथक प्रांत भी न बनता। यह केवल दूध का अपराध है, दूध जो विभाजित करता है। बंबई के शरीफ लोग लगभग 100 वर्षों से ईरानियों की फीकी सीठी चाय पीते चले आ रहे थे। अब उन्हें जो खालिश दूध पीने को मिला तो उनका हाजमा बिगड़ गया। और जब जनता का हाजमा बिगड़ता है तो वह तरह तरह की मांगे करने लगती हैं। हमें महाराष्ट्र चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें रोटी चाहिए और हर चीज उतनी ही सस्ती और बढ़िया चाहिए जितना कि आर्य कॉलोनी का दूध है। इसलिए पुराने जमाने में जो लोग राज्य चलाते थे वे जनता की किसी आवश्यकता को कभी पूरा नहीं करते थे। इससे जनता का हाजमा हमेशा ठीक रहता था। किंतु वह अब इतना बिगड़ चुका है कि किसी प्रलोभन पूर्ण वादे के चूर्ण से ठीक नहीं हो सकता। आर्य कॉलोनी के बन जाने से जहां एक तरफ लोगों का हाजमा बिगड़ा, वहां दूसरी तरफ निजी तौर पर दूध बेचने वाले ग्वालों की ग्राहकी भी कम हो गई और सैकड़ों ग्वाले बेकार हो गए। उन्होंने अपना हर संभव प्रयत्न ग्राहकी को कायम रखने के लिए कर डाला। कभी दूध का भाव कम किया और कभी पानी अधिक मिलाया, कभी घास का भाव कम किया और घिसियारे को जा दबाया, कभी पानी की मात्रा कम की और हानि अधिक उठाई। किंतु आर्य कॉलोनी के सामने उनकी एक न चली। आर्य कॉलोनी का दूध अधिक मशहूर होता चला गया और प्राइवेट व्यापार करने वाले ग्वाले अपने ऊंचे लाभ से हाथ धोने लगे। यदि वे बिल्कुल खालिश दूध बेचते और आर्य कॉलोनी से जरा कम दाम पर बेचते तो अब भी वे थोड़ा सा लाभ कमा सकते थे। किंतु यह तो व्यापार के विरुद्ध है और हमारी जीवन व्यवस्था में उस समय तक व्यापार नहीं हो सकता जब तक किसी एक चीज में किसी दूसरे चीज की मिलावट न की जाए। उदाहरणार्थ, दूध में पानी, साहित्य में उरियानी और आटे में बुरादा, घृणा पर धर्म का लवादा, घी में तेल, शासन में रिश्वत का मेल, यह तो व्यापार का पहला नियम है। जब ग्वालों का दूध बिकना बंद हो गया तो घीसू घसियारे की घास बिकनी बंद हो गई। तो घर में घीसू घसियारे और बीवी बच्चे के फाके लगने शुरू हो गए। स्थिति इस सीमा तक नाजुक हो गई कि एक दिन जोसेफ डिसूजा की झोपड़ी में घीसू घसियारे ने मुझे बेचने की सोच ली। यह तरकीब उसे रमजानी कसाई ने सुझाई थी। कहने लगा, अगर तुम इस गधे को मेरे हाथ बेच दो तो मैं तुम्हें इसके 25 रुपये दे दूंगा। जोसेफ बोला, हाँ ठीक तो कहता है रमजानी, आजकल तुम्हारी घास कहीं नहीं बिक रही, इसलिए तुम इस गधे को रखकर क्या करोगे। फिर 7 रुपये मेरे बाकी हैं तुम पर, वह भी इसी रकम से कट जाएंगे। मैं दरवाजे के निकट सरक आया और अत्यंत मौन होकर उनकी बातें सुनने लगा। घीसू बोला, इस बेचारे गधे का कोई खर्च तो है नहीं मुझ पर, खुद ही दिन में इधर उधर से घास चरकर मेरे घर के बाहर आके पड़ा रहता है।
दिन भर मेरे बच्चे इसकी सवारी करते हैं और एक आध घास का गट्ठा बिक ही जाता है। रमजानी बोला, वह एक आध गट्ठा तुम खुद अपने सिर पर लाकर बेच सकते हो। तुम खुद सोच लो, पूरे 25 रुपये दूंगा, और वह भी दोस्ती में दे रहा हूँ, वरना यह गधा तो 15 रुपये में भी महंगा है। घिसू बोला, तुम इस गधे को लेकर क्या करोगे? रमजानी एक आह भरकर बोला, इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो चला है। आजकल भेड़ बकरियां ऐसी दुबली पतली आ रही हैं कि एक के अंदर से 3 सेर गोश्त भी मुश्किल से निकलता है। अब यह तुम्हारा गधा खासा हट्टा कट्टा और मोटा ताजा हो रहा है, इसका गोश्त बहुत ही बढ़िया निकलेगा। तो तुम गधे का गोश्त बेचोगे? घिसू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बकरी के गोश्त में मिलाकर बेचूंगा। रमजानी बोला, बकरी के गोश्त में मिलाकर बेचोगे? घिसू हैरत से चिल्लाया। इसमें हैरत की क्या बात है? रमजानी ने जरा गुस्से से कहा, अब तुम्हारे ग्वाले क्या दूध में पानी डालकर नहीं बेचते? घिसू ने फिर आंखें फाड़कर कहा, मगर गधे का गोश्त लोगों को पता नहीं चलेगा? यह तो अपने अपने पैसे की गुर की बात है। रमजानी बोला, मैंने ऐसे ऐसे उस्ताद देखे हैं जो बकरी के गोश्त में कुत्ते का गोश्त मिलाकर बेच देते हैं। मैं तो केवल गधे का गोश्त बेचूंगा, और फिर कीमे में तो कुछ पता भी नहीं चलता। मेरी टांगें भय से सुन्न हो गई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने मेरी हर टांग के साथ 4-4 मन के पत्थर बांध दिए हैं। मैं छप्पर की दीवार के साथ दरवाजे के पीछे लगा यह बातचीत सुन रहा था, जिसमें मेरे जीवन और मृत्यु का निर्णय हो रहा था। मैं यह सुनना चाहता था कि आखिर घिसू क्या कहता है। एक बेजुबान जानवर ने इतने महीने उसके लिए प्राणपण से मेहनत की थी और बदले में घास का एक तिनका तक न लिया था। घिसू ने कहा, यह गधा मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत हिल गया है। इसकी जान लेने का मेरा जी नहीं चाहता। थोड़ी सी और दो यार, लो पियो। रमजानी ने उसका गिलास भरते हुए कहा, परंतु उसकी जान कहाँ से ले रहे हो? जान लेने वाला या रखने वाला यह ऊपर वाला है। रमजानी ने खपरेल की छत की तरफ एक उंगली उठाकर कहा, तुम तो गधे को खाली मेरे हाथ बेच रहे हो हैं? कर्नल सिंह ड्राइवर ने बात पलटकर कहा, अबे कल तू कहाँ गया था रमजानी? यहाँ नहीं आया? भैया मैं शकीला बानो गढ़वाली की कव्वाली सुनने गया था। जालिम क्या गाती है, अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे हमको नाज था वो दिल नहीं रहा। रमजानी पहले गुनगुनाता रहा, फिर ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। घिसू ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगा और कर्नल सिंह टीन का एक खाली डब्बा बजाने लगा। मैंने इत्मीनान से सांस ली। चलो, जिंदगी बच गई, आई हुई मौत टल गई। घिसू घसियारा नशे में बोला, 25 क्या, अगर कोई 25,000 भी दे तो भी अपना गधा न बेचूं। यार कौन तेरे गधे की बात करता है? जोसेफ जरा क्रोध से बोला। रमजानी का गाना तो सुनने दे। मगर घिसू घसियारे को चिढ़ हो गई थी। वह जोर जोर से अपना हाथ हिलाते हुए बोला, कोई 25 लाख भी दे तो भी मैं अपना गधा न दूं। इस गधे ने मेरी इतनी सेवा की है, मेरी और मेरे बच्चों की, कि मैं इसे जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। कोई 25 करोड़ भी दे तो यह गधा न दूंगा। घिसू घसियारे ने आज तक किसी की जान नहीं ली। यह हमारे धर्म शास्त्र के खिलाफ है। ले आया बीच में अपना धर्म। कर्नल सिंह चिढ़कर बोला, यार जोसेफ जल्दी से इसका गिलास भर दो। कहाँ से भर दूं? जोसेफ क्रोध से बोला, 7 रुपये की पहले ही पी चुका है, कहाँ तक उधार दूंगा? भर दो भर दो। घिसू जोर से चिल्लाया। वह भगवान देने वाला है, कहीं ना कहीं से तुम्हारा कर्ज भी उतार देगा। जब उतार देगा तब और पी लेना। जोसेफ बोला, अब मैं एक बूंद न दूंगा। घिसू ने अपने खाली गिलास की तरफ देखकर रमजानी से कहा, मेरा गिलास खाली है और खाली रहेगा। जोसेफ कठोरता से बोला, 1 रुपया दे। घिसू ने रमजानी से कहा। रमजानी ने जेब से 25 रुपये निकालकर कहा, 1 नहीं 25 देता हूँ। घिसू ने एक क्षण के लिए 25 रुपयों की ओर देखा, एक क्षण के लिए रुका, फिर उसका हाथ हठात 25 रुपयों की ओर बढ़ गया। जल्दी से उसने रुपये जेब में डालकर कहा, चलो गधा तुम्हारा हुआ। ले भैया जोसेफ, अब तो शराब दे दे। रमजानी मेरे गले में रस्सी डाले मुझे ले जा रहा था और लहक लहक कर गा रहा था, अर्ज़े नियाजी इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे हमको नाज था वो दिल नहीं रहा। अचानक से मैंने कहा,
जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए हूँ सब मैं कुस्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा। एकाएक रमजानी ने चौंक कर इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा, फिर मुझे रस्सी से खींचते हुए आगे बढ़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह आवाज़ कहाँ से आई। उसके चेहरे पर मैंने भय की एक हल्की सी झलक देखी थी। अब रात का झुटपुटा बढ़ रहा था और अपने हृदय के भय को दूर करने के लिए रमजानी जोर जोर से गाते हुए मुझे ले जा रहा था और दोहरा रहा था, अर्ज़े नियाजी इश्क के काबिल नहीं रहा जिस दिल पे हमको नाज था। मैंने फिर कहा ज़रा ऊंचे स्वर में, मरने की ये दिल और ही तदबीर कर कि मैं शायाने दस्ते बाजुए कातिल नहीं रहा। रमजानी भय से थर थर कांपने लगा। उसने इधर उधर रास्ते में देखा किंतु किसी को न पाकर रात के बढ़ते हुए अंधेरे में चिल्लाकर बोला, कौन बोलता है? मैंने कहा, मैं हूँ एक गधा। तुम? रमजानी की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम एक गधे होकर इंसानों की बोली बोलते हो? मैंने कहा, मैंने संकल्प कर रखा था कि इंसानों की बोली कभी न बोलूँगा, किंतु जब जान पर बन आती है और इंसान की कृतज्ञता सामने आती है तो गालिब के साथ कहना ही पड़ता है, दिल से हवाए किस्ते वफा मिट गई कि वहाँ हासिल सिवाए हसरत हासिल नहीं रहा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। रमजानी ने जोर से कहा और घबराकर उसने रस्सी छोड़ दी और फिर मेरी तरफ पीट करके इस तेजी से भागा कि मैं बुलाता ही रह गया, रमजानी भैया, ए रमजानी भैया, ज़रा सुनो तो। किंतु उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भय से पागलों की तरह चीखता हुआ कुछ पड़ता हुआ वहाँ से हवा हो गया। मैं सिर झुकाकर धीरे धीरे कदम रखता हुआ वापस चलने लगा और कुछ मिनट के बाद जोसेफ के झोपड़े के बाहर पहुँच गया। किंतु घीसू घसियारा उस समय वहाँ से जा चुका था और कनरेल सिंह भी। इस समय अकेला जोसेफ अपने झोपड़े के बाहर लकड़ी के एक बेंच पर बैठा हुआ अंतिम जाम पी रहा था। उसने जब मुझे देखा तो लपक कर आगे बढ़ा और मेरी रस्सी अपने हाथ में लेकर बोला, रस्सी तुड़वाकर अपनी जान बचा लाए, मगर बच के जाओगे कहाँ मियाँ गधे, सुबह तुमको रमजानी के हवाले कर दूंगा। यह कहकर मुझे नारियल के पेड़ से बांध दिया। मैंने अवसर देखकर जोसेफ से कहा, जोसेफ। हाँ, वह आश्चर्य से चीखा। मैंने कहा, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि मैं एक गधा ही बोल रहा हूँ। क्या मैं नशे में हूँ? उसने अपने आप से पूछा। नशे में तो हो, किंतु यह बिल्कुल सच है कि इस समय तुम्हारा नशा नहीं बोल रहा है, यह खाकसार बोल रहा है। बचपन में मैंने इंसानों की बोली सीखी थी। यह कहकर मैंने जोसेफ को अपनी थोड़ी सी विपदा कह सुनाई। वह मेरा हाल सुनकर बोला, गुड गॉड, बिल्कुल विश्वास नहीं आता, मगर अब तुम्हें अपने सामने बोलता सुन रहा हूँ तो विश्वास करना पड़ता है कि तुम वही प्रसिद्ध गधे हो जिसने पंडित नेहरू से भेंट की थी। अब याद आया, मैंने उसके बारे में अखबारों में भी पढ़ा था। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने कहा, रमजानी के हाथों मेरी जान बचा सकते हो। वह किस तरह? जोसेफ ने पूछा। रमजानी ने 25 रुपये में घीसू से तुम्हें खरीद लिया है। 25 रुपये में क्या तुम मेरी जान लोगे? बम्बई में दादा लोग तो 10 रुपये में जान लेने को तैयार रहते हैं, और वह भी एक इंसान की। तुम एक गधे हो, हालांकि पढ़े लिखे हो, पर इससे क्या होता है? विश्व युद्ध में मैं एक सिपाही था। मैंने स्वयं अपनी आंखों देखा कि लाखों इंसानों को कुछ रुपयों की खातिर खून और आग की भट्टी में झोंक दिया गया था, और तुम तो महज एक गधे हो। वो भी गधे थे। मैंने अत्यंत कड़वे स्वर में कहा, यदि हिसाब लगाओ तो युद्ध के मोर्चे पर इंसानों की जिंदगी भेड़ बकरियों से भी सस्ती बिकी है। हिरोशिमा के एक बम ने कितनी लाख जानें ली हैं, जरा हिसाब लगाओ। 25 रुपये प्रत्येक आदमी भी नहीं पड़े होंगे। जोसेफ बोला, इस हिसाब से तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक गधे की जिंदगी कीमत एक इंसान की जिंदगी से ज़्यादा पड़ रही है। मैंने उसकी बात अनसुनी करके कहा, उन लोगों ने बेकार में लाखों इंसानों को मशीन गनों से भून दिया। यदि वे उनका गोश्त बकरी के गोश्त में मिलाकर बेचते तो उन्हें अधिक लाभ होता, और लाभ ही तो वे चाहते हैं। तुम कैसी भयानक बातें करते हो? जोसेफ चिल्लाया। इतनी भयानक नहीं जितनी की जिंदगी है, जिसमें 25 रुपयों के लिए एक गधे की रस्सी दूसरे के हाथों में थमा दी जाती है। तुम क्या चाहते हो? मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैंने रुंधे हुए स्वर में कहा। मेरी तरह के करोड़ों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं
जो अत्यंत भोले और कायर और निरे गधे हैं, किंतु हम सब जीवित रहने का अधिकार मांगते हैं। हम में से कोई अपने गले में रस्सी नहीं चाहता। खुदाई फौजदार न बनो, जोसेफ बोला, सिर्फ अपनी बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रमजानी से खरीद लो। वाह, एक गधे की जान बचाने के लिए रमजानी को 25 रुपये दे दूँ? ऐसा गधा नहीं हूँ मैं, जोसेफ बिगड़ कर बोला। तुम मेरी बात पूरी सुन लेते हैं फिर कुछ कहते हैं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। इसमें तुम्हारा ही लाभ है। यदि तुम मुझे रमजानी से खरीद लोगे तो मैं तुम्हारा ठर्रा बिना तलाशी के माहिम क्रीक पुलिस चौकी के पार पहुंचा दिया करूंगा। अब तक तुम इस काम के लिए इंसानों से काम लेते थे, जो कभी ना कभी पुलिस के हाथों पकड़े जाते थे। उन्हें सजा दी जाती है और तुम्हारी शराब पकड़ी जाती है। किंतु यदि तुम इस काम के लिए मुझे नौकर रख लोगे तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि पुलिस एक बार भी मुझे न पकड़ सकेगी। वह कैसे? बहुत आसान काम है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपना एक अड्डा बांद्रा में और माहिम क्रीक के बाहर माहिम के इलाके में कायम करना पड़ेगा। जोसेफ बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, वहाँ पहले से कई अड्डे मौजूद हैं हमारे। मैंने कहा, तो फिर तो इस प्रस्ताव पर कार्य करना अत्यंत सुगम है और मुझे आश्चर्य है कि आज तक किसी स्मगलर को ऐसी बढ़िया तरकीब क्यों न सूझी। जोसेफ ने बेचैनी से कहा, अब तुम बातें न करो, जल्दी से अपना प्रस्ताव समझाओ। प्रस्ताव बहुत आसान है, तुम केवल इतना करो कि सुबह सुबह मुझे जोगेश्वरी से बांद्रा के अड्डे तक ले जाओ। अच्छा, फिर वहाँ सुबह सवेरे निहार मुंह मेरे खाली मैदे को शराब से भर दो गले तक। मेरे मैदे और आंतों में कई गैलन शराब समा सकती है, इसलिए जब हलक तक शराब भर जाए तो मुझे माहिम क्रीक तक ले जाकर छोड़ दो। वहाँ से मैं स्वयं धीरे धीरे एक आवारा अनाथ गधे की तरह चलता हुआ 5 मिनट में पुलिस चौकी पार कर जाऊंगा। पुलिस को एक क्षण के लिए भी संदेह न होगा कि इस गधे के पेट में इतने गैलन शराब भरी हुई है। वो तो केवल इंसान और उसके कपड़ों की तलाशी लेते हैं, किंतु एक नंगे गधे पर, जिस पर कपड़े का एक चीथड़ा तक नहीं है, उन्हें कैसे शक होगा। अतः मैं प्रत्येक दिन पुलिस चौकी से बिना किसी भय के सुरक्षित गुजर जाया करूंगा। फिर माहिम के अड्डे पर पहुंचकर तुम मेरे गले में रबड़ की नली डालकर पंप के द्वारा शराब निकाल लिया करना और अपने ग्राहकों में बांट दिया करना। क्या मेरे ग्राहक गधे के पेट से निकली शराब पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा, मूर्ख हुए हो। जो लोग गंदी मोरियों में दबाए हुई बोतलों और गंदे सड़े पीपों की शराब पीते हैं, जो लोग साइकिल के गले और पुराने ट्यूबों में ले जाई गई शराब डकार जाते हैं, उन्हें एक गधे की आंतों से निकली शराब पीने में क्या एतराज होगा। सुबह सवेरे मेरा भूखा खाली मैदा बहरहाल सड़ी गली ट्यूबों से तो अधिक साफ सुथरा होगा। और तुम्हें नशा नहीं होगा क्या? 5 मिनट में क्या नशा होगा? माहिम क्रीक पार करने में 5 मिनट से अधिक न लगेंगे। यूं सोचो कि मेरा पेट एक पेट्रोल ले जाने वाली लॉरी का बड़ा ड्रम है। बांद्रा रिस्क फिलिंग स्टेशन है। बांद्रा पर तुम इस ड्रम को भर देते हो, माहिम पर खाली करा देते हो। बहुत बढ़िया, आसान, सस्ता, लाभदायक, सुरक्षित और साइंटिफिक सुझाव है। गॉड ब्लेस यू, जोसेफ ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा। फिर उसने प्रसन्नता से दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। क्या तरकीब बताई है तुमने, एक स्मगलर गधा। पुलिस कयामत तक शक नहीं कर सकती। हॉली क्राइस्ट, मैं तो एक ही साल में लखपति हो सकता हूँ। प्रसन्नता के आधिक्य से जोसेफ मेरा मुंह चूमने लगा। अब तो मैं ज़रूर लखपति बन जाऊंगा। अब तो मैं 25 क्या 100 रुपये देकर रमजानी से तुम्हें खरीद दूंगा। वह इसलिए कि पहले मैं महज एक गधा था और अब मैं एक लाभदायक सुझाव हूँ। और जब इंसानों को लाभ दिखाई देने लगे तो एक गधे का मुंह भी चूम सकता है। अंदर आ जाओ, जोसेफ ने मेरी रस्सी को खींचते हुए कहा। मैं तुम्हें बाहर नारियल के पेड़ के नीचे बांधने का खतरा मोल नहीं ले सकता। संभव है तुम्हें सर्दी लग जाए। तुम्हारे बदन पर तो एक कपड़ा तक नहीं है। मैंने कहा, दुनिया के करोड़ों बेघर गधे नंगे या अधनंगे खुले आसमान तले सोते हैं। अजी गोली मारो उन गधों को। मैं तो आज तुम्हें अपने छप्पर के अंदर सुलाऊंगा। किंतु छप्पर के अंदर तो बड़ी गर्मी होगी, मैंने इठलाते हुए कहा। मैं आपके लिए छत का पंखा खोल दूंगा डंकी सर, जोसेफ ने मुझसे बड़े गिड़गिड़ाते हुए कहा। और फिर बड़े प्यार से मेरी गर्दन सहलाता हुआ मुझे छप्पर के अंदर ले गया। यह थी कृष्णचंद्र की एक गधे की वापसी। आशा है
आप सबको कहानी सुनकर आनंद आया होगा और प्रस्तुतिकरण से भी। तो यहीं हमें अनुमति दें। नमस्कार।